कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, बिना सोचे समझे टूथब्रश उठाते हैं, फिर चाय या कॉफी बनाते हैं और फिर मोबाइल स्क्रॉल करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे हो रहा है? क्या यह सब आपकी सोच समझकर ली गई पसंद है या फिर यह सब बस आदत है? चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब कहती है कि हमारी जिंदगी के 40% से ज्यादा काम हम सोचकर नहीं आदतन करते हैं। हम समझते हैं कि हम फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारी आदतें हमारे लिए फैसले ले रही होती हैं। तो आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? डुहिग ने इसे एक आसान सी साइंस में बांटा है, जिसे कहते हैं हैबिट लूप, यानी आदत का चक्र। इसमें 3 स्टेप होते हैं। 1 क्यू, संकेत, कोई संकेत या ट्रिगर जो आदत की शुरुआत करता है। 2 रूटीन, वह कार्य जो हम उस संकेत के बाद बार बार करते हैं। 3 रिवॉर्ड, इनाम, वह संतुष्टि जो हमें उस काम को करने के बाद मिलती है। उदाहरण के लिए, जब आप बोर हो जाते हैं, क्यू, तो आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, रूटीन, और थोड़ी देर में आपको डोपामीन यानी खुशी का एहसास मिलता है, रिवॉर्ड। धीरे धीरे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है और अंततः एक आदत बन जाती है। बोर होते ही मोबाइल उठाओ। क्यों होती हैं आदतें? हमारा दिमाग बेहद होशियार होता है। यह कोशिश करता है कि हर रोज के फैसलों में ज्यादा ऊर्जा खर्च न हो। इसलिए जो काम हम बार बार करते हैं, दिमाग उन्हें ऑटो मोड में डाल देता है। जैसे ही क्यू आता है, दिमाग रूटीन शुरू कर देता है बिना आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के। और यही जगह है जहां पावर ऑफ हैबिट हमें चौंकाती है। डुहिग बताते हैं कि यह ऑटो मोड एक बहुत बड़ी ताकत भी हो सकती है अगर हम इसका इस्तेमाल सही दिशा में करें। आदतें, एक छुपी हुई सुपर पावर। सोचिए, अगर आप हर सुबह बिस्तर से उठते ही एक्सरसाइज की आदत बना लें, या किताब पढ़ने की, या खुद को बेहतर बनाने की, तो क्या होगा? आपकी लाइफ की दिशा बदल सकती है। दूसरी तरफ, अगर आप हर बार तनाव में जंक फूड खाते हैं या देर रात तक स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, तो आपकी आदतें आपके लिए खतरनाक भी बन सकती हैं। यानी आदतें तटस्थ नहीं होती, वे या तो हमें बना रही होती हैं या बिगाड़ रही होती हैं। कैसे पकड़ें अपनी आदतों को? इस किताब का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम अपनी आदतों को पहचानें। डुहिग कहते हैं कि जैसे ही हम इस हैबिट लूप को समझ लेते हैं, हम इसे बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। क्योंकि आदतों को मिटाना मुश्किल है, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। आप पुरानी क्यू और रिवॉर्ड को बनाए रखते हुए रूटीन बदल सकते हैं। यही हैबिट चेंज की कुंजी है, और इसी बात को अगले सेगमेंट्स में विस्तार से बताया जाएगा। ये सिर्फ किताब नहीं, आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है, पावर ऑफ हैबिट। कोई थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसी वास्तविक कहानियों और रिसर्च से भरी हुई है जो यह साबित करती हैं कि आदतें कैसे लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। कैसे एक व्यक्ति ने धूम्रपान छोड़कर मैराथन रनर बनना शुरू किया। कैसे एक कंपनी ने सिर्फ एक आदत बदलकर अपना पूरा प्रॉफिट ग्राफ ऊपर चढ़ा लिया। और कैसे बड़े बड़े मूवमेंट्स जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट भी आदतों की ताकत से संभव हुए। क्या आप तैयार हैं? तो अब सवाल ये है, क्या आप अपनी आदतों की शक्ति को पहचानने और बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही आप यह समझना शुरू करते हैं कि आपकी आदतें क्या हैं और कैसे वे बनती हैं, आप खुद को नए सांचे में ढाल सकते हैं। आदतों की उत्पत्ति और उनका प्रभाव एक अदृश्य ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बार बार ब्रेक, गियर और एक्सीलरेटर को देखकर नहीं, बल्कि अपने आप चलाते हैं? या फिर जब आप किसी तनावपूर्ण पल में अचानक चॉकलेट या सिगरेट तरफ बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? चार्ल्स डुहिग की द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि हम इंसान तर्कशील जरूर हैं, लेकिन हमारा व्यवहार बहुत हद तक आदतों से संचालित होता है। और इन आदतों की जड़ें हमारे दिमाग के एक विशेष हिस्से में होती हैं, जिसे बेसल गैंग्लिया कहा जाता है। बेसल गैंग्लिया, आदतों का गढ़। जब हम कोई नया काम सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना या किसी नए स्थान पर रास्ता याद करना, तो शुरुआत में हमारा मस्तिष्क बहुत मेहनत करता है। लेकिन जैसे जैसे वह काम दोहराया जाता है,
दिमाग उसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। यही वह जगह है जहां बेसल गैंग्लिया सक्रिय होता है। यह हिस्सा पुरानी आदतों को रिकॉर्ड कर लेता है और हर बार क्यू आने पर बिना ज्यादा सोचे समझे उसी रूटीन को दोहराने लगता है। यह प्रक्रिया हमें तेज, कुशल और अधिक ऊर्जा संरक्षित बनाती है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। अच्छी आदतें वर्सेस बुरी आदतें। अब सवाल ये उठता है, क्या आदतें अच्छी और बुरी होती हैं? इसका जवाब है हमारी नजरों में हाँ। कोई भी आदत जो हमें फायदा पहुंचाती है, जैसे समय पर सोना, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज, उसे हम अच्छी आदत मानते हैं। वहीं आलस्य, टालमटोल, ओवरईटिंग जैसी आदतें बुरी आदतें बन जाती हैं। लेकिन मस्तिष्क के लिए हर आदत सिर्फ एक पैटर्न है, न अच्छी न बुरी। वह तो बस बार बार दोहराई गई प्रक्रिया को सहेजता है। इसीलिए बुरी आदतें इतनी मजबूत होती हैं, क्योंकि वे भी अच्छी आदतों की ही तरह मस्तिष्क में गहराई से बैठ जाती हैं। कहानी लिसा एलन की ट्रांसफॉर्मेशन। डुहिग किताब में एक महिला लिसा एलन की कहानी बताते हैं, जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। लिसा पहले धूम्रपान करती थी, शराब पीती थी, ओवरवेट थी और उसकी नौकरियां बार बार छूट जाती थीं। लेकिन एक दिन उसने एक साधारण सा फैसला लिया, मैं धूम्रपान छोड़ूंगी और मिस्र की यात्रा करूंगी। यही एक आदत बदलने की प्रक्रिया थी जिसने उसके जीवन के बाकी हिस्सों को भी बदल दिया। उसने धूम्रपान छोड़ा, व्यायाम शुरू किया, नौकरी पाई, पढ़ाई की और एक नया जीवन शुरू किया। यहां से एक बड़ा सबक मिलता है, जब आप एक आदत बदलते हैं तो उसका असर आपके पूरे जीवन पर हो सकता है। कीस्टोन हैबिट्स जो पूरी जिंदगी को बदल दें। डुहिग बताते हैं कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी की कई दूसरी आदतों को भी प्रभावित करती हैं। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। उदाहरण, रोज एक्सरसाइज करना ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, नींद की गुणवत्ता और खान-पान की आदतों को भी सुधारती है। डायरी लिखना ये भावनात्मक स्पष्टता, आत्मनिरीक्षण और समय प्रबंधन में मदद करती है। कीस्टोन हैबिट्स को पहचान कर और उन पर काम करके हम डोमिनो इफेक्ट की तरह कई दूसरे क्षेत्रों में सुधार ला सकते हैं। कंपनियां और आदतों की ताकत। डुहिग का शोध सिर्फ व्यक्तिगत आदतों तक सीमित नहीं है। वे यह भी दिखाते हैं कि कैसे बड़ी कंपनियां आदतों का उपयोग करती हैं, चाहे वह उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदत हो या कर्मचारियों की कार्य संस्कृति। एक उदाहरण है टारगेट कंपनी का, जो अपने उपभोक्ताओं की खरीदारी पैटर्न को ट्रैक करती है और अनुमान लगाती है कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं, ताकि उसे उसी के अनुसार विज्ञापन भेजे जा सके। इससे पता चलता है कि हमारी आदतें इतनी पढ़ने योग्य और पूर्वानुमेय हो जाती हैं कि कंपनियों तक उन्हें पहचान कर मुनाफा कमा सकती हैं। आदतों का भावनात्मक पक्ष। कई आदतें सिर्फ व्यवहारिक नहीं होती, वे भावनात्मक जरूरतों से जुड़ी होती हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें सिगरेट या शराब की तलब होती है। जब हम तनाव में होते हैं तो जंक फूड या सोशल मीडिया की तरफ भागते हैं। यानी आदतें सिर्फ कार्य नहीं बल्कि भाव की पूर्ति भी करती हैं। इसीलिए जब हम आदतें बदलना चाहते हैं तो हमें उनके पीछे की भावनात्मक ट्रिगर को भी पहचानना जरूरी होता है। अब समय है पहचान का। इस अध्याय का सबसे बड़ा उद्देश्य है आप अपनी आदतों की पहचान करें। आपका क्यों क्या है? आप किस रूटीन में बार बार फंसते हैं? आपको कौन सा रिवॉर्ड मिलता है? जैसे ही आप ये तीनों चीजें पहचान लेते हैं, आप आदत को तोड़ नहीं बदल सकते हैं। आदतों को बदलने की कला बदलाव की असली कुंजी। अब तक आपने जाना कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे हमारा मस्तिष्क उन्हें स्टोर करता है और वे हमारे जीवन में कितनी गहरी जड़ें जमा लेती हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या आदतों को बदला जा सकता है? चार्ल्स डुहिग का जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है, परंतु यह आसान नहीं है। आदतों को मिटाना नहीं, बदलना पड़ता है और इस बदलाव की प्रक्रिया को समझना ही इस सेगमेंट का मकसद है। पहला कदम, हैबिट। लूप को समझकर तोड़ना नहीं, मोड़ना है। जैसा कि पिछले सेगमेंट में बताया गया, हर आदत एक हैबिट लूप के रूप में काम करती है। 1. क्यू, संकेत, आदत को शुरू करने वाला ट्रिगर। 2. रूटीन, वह व्यवहार जो हम करते हैं। 3. रिवॉर्ड, इनाम,
उस व्यवहार का परिणाम जो हमें संतोष देता है। अब आदत को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्यू और रिवॉर्ड दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं। लेकिन जो चीज बदली जा सकती है वह है रूटीन। डुहिग कहते हैं, इफ यू कीप द सेम क्यू एंड द सेम रिवॉर्ड, यू कैन इंसर्ट अ न्यू रूटीन। यानी आप पुराने संकेत और इनाम को बरकरार रखते हुए नया व्यवहार डाल सकते हैं। दूसरा कदम, अपनी आदतों का विश्लेषण करना। अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको उसका विश्लेषण करना होगा। इसके लिए आप खुद से ये 3 सवाल पूछ सकते हैं। 1. आपकी आदत कब ट्रिगर होती है? दूसरे, उस समय आप क्या करते हैं? 3. आपको आखिर में क्या मिलता है? उदाहरण, मान लीजिए आप ऑफिस में दोपहर 3 बजे के आसपास कुछ मीठा खाने लगते हैं। क्यू, समय 3 बजे, बोरियत, थकावट। रूटीन, कैंटीन जाकर बिस्कुट या केक खाना। रिवॉर्ड, ऊर्जा का ताजा एहसास, सहकर्मियों से थोड़ी बातचीत। अब इस हैबिट लूप को समझने के बाद आप यह रूटीन बदल सकते हैं। नई रूटीन क्या हो सकती है? शायद आप उस वक्त 5 मिनट का वॉक लें, या फल खाएं, या पानी पिएं और थोड़ा स्ट्रेच करें। रिवॉर्ड वही रहेगा, तरोताजा महसूस करना। धीरे धीरे दिमाग इस नई रूटीन को भी स्वीकार कर लेगा। तीसरा कदम, नई आदत को डिजाइन करना। जब हम नई आदत बनाना चाहते हैं तो हमें उसे इतना सरल और सहज बनाना चाहिए कि दिमाग उसे अपनाने में हिचकिचाए नहीं। इसके लिए डुहिग ने कुछ बुनियादी सुझाव दिए हैं। 1. स्पष्ट क्यू बनाएं। नई आदत के लिए एक साफ और स्पष्ट ट्रिगर तय करें। जैसे, मैं हर सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करूंगा। हर दिन रात को खाने के बाद 15 मिनट पढ़ूंगा। 2. छोटा लक्ष्य चुनें। शुरुआत में आदत को छोटा रखें, जैसे 1 पेज पढ़ना, 5 मिनट वॉक करना। छोटे लक्ष्य से शुरुआत करने से असफलता की संभावना कम होती है और दिमाग आसानी से उसे स्वीकार कर लेता है। 3. इनाम तय करें। रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। खुद को सराहें, तारीफ करें या किसी मूड बूस्टिंग काम से खुद को खुश करें। दिमाग रिवॉर्ड के कारण नई आदत को बार बार दोहराने लगता है। चौथा कदम, बिलीफ की ताकत। डुहिग बताते हैं कि आदत को बदलने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब व्यक्ति उस बदलाव पर विश्वास करता है। यह विश्वास अकेले भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह तब आता है जब कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, परिवार, दोस्त या सपोर्ट ग्रुप। अल्कोहलिक्स एनोनिमस AA इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये संस्था शराब की लत छोड़ने वालों के लिए काम करती है और इसमें लोग मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यही सामूहिक विश्वास उन्हें बदलाव के सफर में बनाए रखता है। यदि आप अकेले किसी आदत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लें या अपना प्रोग्रेस जर्नल में नोट करें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। 5वां कदम, इच्छा शक्ति को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरी विल पावर ज्यादा होती तो मैं ये आदत छोड़ चुका होता। लेकिन डुहिग कहते हैं कि विल पावर एक मांसपेशी की तरह है, इसे थकाया जा सकता है लेकिन ट्रेन भी किया जा सकता है। जिन लोगों ने पहले से अपनी आदतों की योजना बना रखी होती है उन्हें कम इच्छा शक्ति खर्च करनी पड़ती है। उदाहरण, अगर मुझे पार्टी में मिठाई ऑफर की गई तो मैं पोलाइटली मना कर दूंगा। अगर मैं सुबह आधे अलार्म नहीं बंद करूंगा तो उठकर ब्रश करूंगा। इस प्रकार की प्लानिंग को कहा जाता है इफ देन प्लानिंग और यह इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। 6वां कदम, आदतें तोड़ने में लगने वाला समय। बहुत से लोग पूछते हैं कितने दिन में आदत बदल जाती है। कुछ कहते हैं 21 दिन, कुछ 30। लेकिन सच ये है कि समय व्यक्ति और आदत के प्रकार पर निर्भर करता है। डुहिग का सुझाव है कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आप क्यू और रिवॉर्ड को लगातार बनाए रखते हुए नए रूटीन को दोहराते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे इवेंचुअली एक नई आदत के रूप में स्वीकार कर लेगा। अंतिम विचार, बदलाव संभव है अगर आप सिस्टम अपनाएं। इस सेगमेंट का सार यह है कि आदतें बदलना संभव है, परंतु इच्छा शक्ति से नहीं, सिस्टम से। जब आप हैबिट लूप को समझते हैं, क्यू को पहचानते हैं और रूटीन को बदलते हैं
तो आपके पास अपनी आदतों को नए तरीके से ढालने की पूरी क्षमता होती है। आप अपने मस्तिष्क को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप अपने भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। और यह सब शुरुआत होती है एक छोटी सी आदत से। कंपनियों की आदतें सफलता या विफलता की नींव। चार्ल्स डुहिग एक प्रमुख उदाहरण देते हैं पॉल ओ'नील का, जो अमेरिकी कंपनी अल्कोआ के सीईओ बने। जब वे कंपनी में आए, उस समय अल्कोआ आर्थिक तंगी और गिरते मुनाफे से जूझ रही थी। लेकिन ओ'नील ने कुछ अलग किया। उन्होंने मुनाफे, शेयर प्राइस या लागत पर बात करने के बजाय सिर्फ एक चीज पर जोर दिया, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारी सुरक्षा। यह सुनकर लोग हैरान थे, लेकिन ओ'नील को एक बात पता थी, अगर सुरक्षा की आदतें बदली जाएंगी तो पूरी कंपनी का ढांचा बदल जाएगा। कीस्टोन हैबिट का कमाल। सफाई यानी सुरक्षा अल्कोआ के लिए एक कीस्टोन हैबिट बन गई। इसके जरिए कर्मचारियों ने एक दूसरे से बेहतर संवाद करना शुरू किया। प्रबंधन ज्यादा जवाबदेह बना, मशीनें बेहतर बनी, उत्पादन बढ़ा, कर्मचारियों का भरोसा कंपनी में बढ़ा। कुछ ही वर्षों में अल्कोआ की कमाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कंपनी की आदतों को बदला। यह उदाहरण हमें बताता है, व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत आदतें भी बदली जा सकती हैं, और जब ऐसा होता है तो पूरा संगठन तरक्की की राह पर चल पड़ता है। राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में आदतों की भूमिका। आइए अब नजर डालते हैं समाज पर। डुहिग बताते हैं कि कैसे मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट जैसे आंदोलनों ने अमेरिका में नस्लीय भेदभाव को चुनौती दी, और इसके पीछे भी आदतों की भूमिका थी। रोजा पार्क्स का एक साहसी कदम। जब 1955 में रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट एक गोरे आदमी को देने से इनकार किया, तो उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की। लेकिन ऐसा पहले भी कई लोगों ने किया था। फिर रोजा की कहानी इतनी असरदार क्यों बनी? डुहिग बताते हैं कि रोजा पार्क्स की सामाजिक आदतें बहुत मजबूत थीं। वह चर्च जाती थीं, महिला समूहों में सक्रिय थीं, स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेती थीं। यानी वह एक ऐसी सामाजिक कड़ी थीं जिनसे सैकड़ों लोग जुड़ते थे। इसलिए जब उन्होंने बहिष्कार की बात उठाई तो लोग उनके साथ खड़े हुए। फिर यह आंदोलन सामूहिक आदत बन गया। हर दिन काले नागरिक बस से बचते, पैदल चलते, एक दूसरे के साथ साझा वाहन करते। यह उनका नया व्यवहार पैटर्न बन गया। यही हैबिट लूप आंदोलन का आधार बना, और धीरे धीरे यह पूरे अमेरिका में फैल गया। सामूहिक बदलाव कैसे शुरू होता है? डुहिग इस सवाल का जवाब 3 चरणों में देते हैं। 1. स्ट्रॉन्ग टाइज, मजबूत रिश्ते। जब रोजा पार्क्स ने बस छोड़ने की बात की तो उनके करीबी दोस्त और जान पहचान वाले तुरंत साथ आ गए। 2. कमजोर लेकिन व्यापक रिश्ते। जब किसी के डिस्टेंट कनेक्शंस और शाइस जैसे जान पहचान वाले सहकर्मी, पड़ोसी जुड़ते हैं तो आंदोलन बड़े स्तर पर फैलता है। 3. न्यू हैबिट्स एंड सोशल प्रेशर। एक बार जब नया व्यवहार जैसे पैदल चलना, विरोध में बैठना लोगों के बीच आम हो जाता है तो वह आदत बन जाती है, और फिर सामाजिक दबाव से और लोग उसे अपनाते हैं। कंपनियां और उपभोक्ता की आदतें। अब बात करते हैं कंपनियों की। कैसे वे हमारी आदतों का फायदा उठाती हैं? डुहिग के अनुसार बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टारगेट, अमेज़न, स्टारबक्स हमारी आदतों का विश्लेषण करती हैं। वे यह ट्रैक करती हैं कि हम क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, किस स्थिति में ज्यादा खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए टारगेट ने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जिससे वे अनुमान लगा सकते थे कि कौन सी महिला गर्भवती है सिर्फ उसके खरीदारी पैटर्न से। वे फिर उसे डायपर, बेबी प्रोडक्ट्स और प्रेगनेंसी से जुड़ी चीजों के विज्ञापन भेजते थे। इससे बिक्री कई गुना बढ़ गई। यानी कंपनियां हमारी आदतों को न केवल समझती हैं बल्कि उन्हें रूपांतरित करने की कोशिश भी करती हैं। कैसे बचें या अपने फायदे में इस्तेमाल करें? इस पूरी जानकारी से हम डरे नहीं बल्कि सचेत बने। खुद की खरीदारी की आदतें देखें। कंपनी द्वारा पेश किए गए रिवॉर्ड पर गौर करें। क्या आप सच में वही चाहते हैं? अपने सोशल ग्रुप्स में कौन सी सामूहिक आदतें हैं, जैसे गपशप, देर तक जागना, बिना सोचे खर्च करना?
फिर सोचें, क्या मैं इन्हें बदल सकता हूं? क्या मैं नई सकारात्मक आदतों का बीज बना सकता हूं? आदतें यह निर्धारित नहीं करती कि आप कौन हैं। आप तय करते हैं कि आपकी आदतें कैसी होंगी। द पावर ऑफ हैबिट का यह अंतिम भाग हमें याद दिलाता है कि आदतें हमारे जीवन की कथा लिखती हैं, परंतु उस कथा को संपादित करने का अधिकार हमारे हाथ में होता है। पर क्या यह सचमुच संभव है? अक्सर लोग कहते हैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं टाल मटोल करने वाला व्यक्ति हूं, मैं कभी अनुशासित नहीं हो सकता, मैं धन की बचत नहीं कर पाता। डुहिग हमें बताते हैं कि ये केवल आदतें हैं और आदतें बदली जा सकती हैं। आप किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति बनकर जन्म नहीं लेते, आप बनते हैं प्रतिदिन अपनी आदतों के माध्यम से। एक अपराध की घटना आदत की गहराई। डुहिग इस खंड में एक चौंकाने वाली घटना का उल्लेख करते हैं ब्रायन थॉमस नामक व्यक्ति की। ब्रायन एक सामान्य व्यक्ति था। एक रात वह नींद में चल रहा था, स्लीप वॉकिंग, और उसने अनजाने में अपनी पत्नी की जान ले ली। जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इस मामले ने एक गंभीर प्रश्न उठाया। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह होश में न हो पर उसकी आदतें उसे किसी कार्य के लिए प्रेरित करें, तब उत्तरदायित्व किसका होता है? अदालत में बहस हुई कि जब आदतें मस्तिष्क में इतनी गहराई से बैठी हों कि व्यक्ति स्वयं अनअवेयर हो जाए, तो भी क्या उसे दोषी ठहराया जा सकता है? डुहिग कहते हैं कि आदतें कभी-कभी इतनी मजबूत हो जाती हैं कि व्यक्ति उन्हें बिना सोचे समझे दोहराता है, परंतु समाज और कानून तब भी व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं। अतः हमारे व्यवहार के लिए, चाहे वह आदतन हो या अनजाने में, उत्तरदायित्व हमारा ही होता है। जागरूकता परिवर्तन की प्रथम सीढ़ी। किसी भी आदत को बदलने की दिशा में पहला कदम है जागरूकता। अपने आप से पूछिए, मैं यह कार्य क्यों करता हूं? इसका आरंभ किस संकेत क्यू से होता है? मुझे इससे क्या इनाम मिलता है? जब आप अपनी आदत को एक निरीक्षक की दृष्टि से देखने लगते हैं, वहीं से परिवर्तन आरंभ होता है। कर्म या किस्मत नहीं, व्यवस्था, सिस्टम। बहुधा लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, पर डुहिग कहते हैं यह किस्मत नहीं, आदतों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली होती है। जो प्रतिदिन प्रातः उठते हैं उनका दिन अधिक उत्पादक होता है। जो नियमित रूप से लेखन या ध्यान करते हैं वे मानसिक रूप से स्थिर होते हैं। जो हर महीने खर्च का लेखा जोखा रखते हैं वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहते हैं। यह सब दिखने में भाग्य जैसा प्रतीत होता है, पर यह एक संगठित आदत चक्र का परिणाम होता है। आदत परिवर्तन का स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल। डुहिग इस पुस्तक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करते हैं। आप किसी आदत को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते, आप केवल उसकी प्रक्रिया को परिवर्तित कर सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि किसी आदत का संकेत क्यू और इनाम रिवॉर्ड वही रहता है, परंतु रूटीन को, यानी उस संकेत के बाद की क्रिया को बदला जा सकता है। यही नियम व्यक्तिगत जीवन, कार्यस्थल, स्वास्थ्य, संबंध और वित्त सभी क्षेत्रों में लागू होता है। प्रत्येक नई आदत एक नई पहचान। डुहिग के अनुसार हर बार जब आप किसी नई सकारात्मक आदत की शुरुआत करते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को नया रूप देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन पठन करते हैं तो आप एक ज्ञानी व्यक्ति बनते हैं। यदि आप नियमित व्यायाम करते हैं तो आप स्वयं को स्वस्थ व्यक्ति मानने लगते हैं। हर क्रिया आपके स्वछवि, सेल्फ इमेज को परिभाषित करती है। अपने जीवन को पुनः गढ़ने के 5 सरल चरण। 1. पहचाने सबसे प्रभावशाली आदत कौन सी है जो आपको पीछे खींचती है, जैसे विलंब करना, अत्यधिक मोबाइल प्रयोग, असंगठित दिनचर्या। 2. उस आदत का लूप जाने, संकेत, क्रिया और इनाम। 3. क्रिया को बदलें, उसी संकेत और इनाम के साथ एक नई सकारात्मक क्रिया अपनाएं। 4. सहायता संस्थान बनाएं, किसी मित्र, परिवारजन या डायरी के माध्यम से। स्वयं को उत्तरदायी बनाएं। 5वां, लगातार प्रयास करें, असफलताएं आएंगी, परंतु दृढ़ निश्चय ही विजय की कुंजी है। मस्तिष्क बदल सकता है और आप भी। डुहिग इस पुस्तक के अंत में कहते हैं, बदलाव त्वरित नहीं होता और यह सदैव सरल भी नहीं होता, परंतु समय और प्रयास के साथ
लगभग किसी भी आदत को परिवर्तित किया जा सकता है। हर दिन, हर सुबह आपको एक नया अवसर मिलता है स्वयं को उस व्यक्ति में रूपांतरित करने का जिसे आप बनाना चाहते हैं।